गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स और लिमिटेशंस इस वीडियो में हम देखेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखेंगे। बेटा ये क्वेश्चन 8 मार्क का एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गवर्नमेंट कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन क्या है। एक टेक्निक बताता हूं जिससे आपको विद इन 5 सेकेंड्स लर्न हो जाएगा। टेक्निक ये रहा। नाउ कितने लोग ये बताओ? दो। और पीछे क्या लिखा हुआ है? जर्सी नंबर 45। सो सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ये गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है। नो एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखे। ठीक है, पहले ये ड्राइंग कर लेना गवर्नमेंट कंपनी का चार्ट। मतलब क्या बताओगे आप कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर का एक हिस्सा है। उसके बाद आप क्या करना कि ABCD फॉर्म में आंसर लिखना। ठीक है, कि जो भी कंपनी, जो गवर्नमेंट यदि किसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे देर इज ABC लिमिटेड एक कंपनी है। यदि गवर्नमेंट ABC लिमिटेड में 51% से ज्यादा शेयर्स ओन करता है तो इसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल HMT, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BEL, HAL, गेल, सेल, ये सब है। अब गवर्नमेंट कंपनी में दो भाग होंगे। एक भाग होगा जिसको हम होली ओन्ड बोलेंगे, मतलब 51% नहीं, OWNED, ठीक है, पूरा का पूरा 100% शेयर्स गवर्नमेंट ओन करता है। और पार्शली ओन्ड जैसे कि आपका HAL, उसमें कुछ शेयर्स 5-10% पब्लिक के पास है। मतलब 51% तो मिनिमम है, बट 100% नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शली ओन्ड। और एग्जाम में आपको ये ABCD फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल भी दे दिया, मेरिट्स और डिमेरिट्स, फिर शुरू। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? जैसे ही क्वेश्चन आया आप पहले ये चार्ट लिखोगे, उसके पहले गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन लिखोगे। कितना सेक्शन है बताओ? 2 सब सेक्शन 45। तो ऐसे लिखोगे, फिर एक चार्ट ड्रॉ करोगे गवर्नमेंट कंपनी, फिर ABCD, और फिर शुरू होगा आपका गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स और लिमिटेशन, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मेरिट्स या तो एडवांटेज या इंपॉर्टेंट शब्द आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा बताओ? कंपनीज एक्ट। सी, नॉर्मल इंडिया में कितने कंपनीज है? 12 लाख कंपनीज है। ठीक है, इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, और उसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है। HAL है, BHEL है, ठीक है ना, सेल है, गेल है, ONGC है, बहुत सारे, BEL है। तो ये लोग कंपनीज एक्ट 2013 के तहत फॉर्म होते हैं। इजीली फॉर्म्ड क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी कंपनी रहा तो वो पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म होता है। उसका जैसे एग्जांपल LIC गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। लेकिन LIC एक्ट ऑफ 1956 है। पहले तुम डिसाइड करो कंपनी फॉर्म करना है, उसका कमिटी बनाओ, एक्ट बनाओ, पार्लियामेंट में जाओ, अप्रूव करो। ये भाई महीने का नहीं, सालों का प्रोसीजर है। गवर्नमेंट कंपनी बनाना रिलेटिवली आसान है। तुमको क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ठीक है, ये किसको सबमिट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मल कंपनीज एक्ट के तहत ये फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। वही तुम डिपार्टमेंटल का, दे कैन नॉट मैनेज देयर अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल। सी, HAL ले लो, यहाँ पे लोग आजादी से अपना काम करते हैं। नए प्लेन्स का डिजाइन, हर चीज में इन लोगों को गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये जो गवर्नमेंट के खुद अंडरटेकिंग्स है, ये लोग आजाद नहीं है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी बहुत हद तक आजाद है। ठीक है, 51% है तो 49% पब्लिक का भी है। गवर्नमेंट दखलंदाजी होगा भी। आपको नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स या फाइटर जेट्स तेजस जो बनाया था HAL ने,
ये गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन बनाने का आजादी बहुत हद तक इन लोग का खुद का है। इजी टू ऑल्टर। कंपनीज एक्ट में ऑल्टरेशन किसको बोलते हैं? कुछ बदलाव करना है। आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज याद है, मेमोरेंडम में 6 क्लॉज रहते हैं, याद आ रहा है? नेम क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कितने क्लॉज हुए? या सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं, 6 क्लॉज। उसमें कुछ बदलाव करना है, कैसे करोगे? मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। वही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बदलाव करना है तो कमिटी का गठन करो। एक्ट में बदलाव के लिए पार्लियामेंट से सेशन में जब होगा तब वहां से अप्रूवल लो। अगेन महीनों और सालों का प्रोसीजर है। यहाँ पे ऑल्टरेशन के लिए 21 डेज नोटिस दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, मतलब 1 महीने में हो जाता है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को महीने नहीं शायद साल लग जाए कुछ चेंज करने के। तो फटाफट पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू मूवमेंट करते हैं। डिसिप्लिन, द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या है? मीटिंग्स के कितने दिन पहले बुलाना पड़ता है? 21 डेज। डिसिप्लिन आ गया, बोर्ड मीटिंग कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। मिनट्स कितने टाइम के बाद रखना पड़ता है मीटिंग के? बनाना पड़ता है 15 दिन के अंदर मीटिंग में। अच्छा, बाकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट का मीटिंग कम ज्यादा हो सकता है टाइम, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोरम कितने देर के अंदर आना चाहिए? 30 मिनट्स के अंदर। 10 सपोजली सवेरे 10 बजे रखा तो कितने देर के अंदर? 10:30 के अंदर। सो कंपनीज एक्ट है तो कोरम, प्रॉक्सी, मीटिंग, डायरेक्टर्स, शेयर्स, डिविडेंड, ये सबका एक डिसिप्लिन आ जाता है। क्योंकि नहीं फॉलो किया तो कायदे का उल्लंघन के पेनल्टीज रहते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट के इसके मैं 2 भाग बताऊंगा। नाउ टेल मी, मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। नाउ अभी मैं तुमको एक टेक्निक बताया था याद रखने का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन क्या है? तुम जब 10 साल के थे तो तुमने बोर्ड बोर्ड में लिखा कि तुम आगे चलकर डायरेक्टर बनना चाहते हो, याद आ गया? टू सबसेक्शन 10। यहाँ पे सेक्शन लिख सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी वर्क्स अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक 14 साल बाद 24 के एज में तुम क्या बने? कंपनी सेक्रेटरी बने। उसके 10 साल बाद तुम बने टू सबसेक्शन 34, तुम क्या बने? डायरेक्टर। उसके 20 साल बाद तुम क्या बने? मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन 1 साल पहले मैनेजर थे, टू सबसेक्शन 53 मैनेजर। कनेक्ट हो रहा है? और टू मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के 40 साल बाद तुमने पूरा करियर खत्म किया, होल टाइम डायरेक्टर। और आप कंपनी के की मैनेजरल पर्सनल थे। लगातार 2 इनिंग में आपने 51 रन किया। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे इसको याद रखना है? मतलब ये सेक्शन आप जोड़ सकते हो। लेकिन रहा सवाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। अब टॉपिक चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? मेजोरिटी गवर्नमेंट करेगा और शेयर होल्डर्स भी करेंगे, ठीक है। सो एक तो गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना, जो अच्छे लोग हैं इस फील्ड में गवर्नमेंट को पता रहता है। गवर्नमेंट को पता रहता है, गवर्नमेंट उन लोग को चुनता है, प्लस शेयर होल्डर्स भी है। अच्छा, एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तुमने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स लो ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं ना, अपने कायदे कानून से काम करने वाले, ढीले ढालापना यहाँ पे नहीं रहेगा। क्योंकि इनको पता है कि एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, तो थोड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट टच आ जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहा वहां पे कई बार इल्जाम लगता है कि भाई आप लोग कायदे कानून के हिसाब से काम करते, बहुत स्लो मूव करते, फास्ट नहीं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा। इनके अपने पर्सनल पॉलिसीज रहते हैं। Public accountability. The annual report of a government company is presented to the Parliament State Legislature. Those reports can be discussed and debated there. Not only here, उनका एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? सबसे पहले तो सवाल ये है ना, हर कंपनी को साल में एक बार क्या रखना पड़ता है? एनुअल जनरल मीटिंग। उसके 21 डेज पहले क्या भेजना पड़ता है? नोटिस। नोटिस के साथ में एक डॉक्यूमेंट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, नोटिस ही कागज में एजेंडा रहता है कि मीटिंग में क्या डिस्कस करना है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। उसके साथ एक अलग से डॉक्यूमेंट रहेगा,
एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट रहता है जिसको टेक्निकल भाषा में बोर्ड्स रिपोर्ट बोलते हैं, फिर तुम्हारा ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, ऐसे चीजें रहते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट और सेक्रेटरियल रिपोर्ट रहता है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए भी लोग अकाउंटेबल है ना, पार्लियामेंट में तो जाएगा ही, लेकिन शेयर होल्डर्स भी क्या क्या चेक करेंगे, अकाउंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, और फिर जब मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर्स कैन आस्क क्यों सेक्रेटरियल ऑडिट में पॉइंट आया है कि आप लोगों ने टाइमली एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्वालिफाई हुआ है कि उनको इंफॉर्मेशन पूरा पूरा नहीं मिला, तो शेयर होल्डर्स पूछेंगे कंपनी के डायरेक्टर से कि क्यों क्वालिफाई किया, क्वालिफाई मतलब नेगेटिव रिपोर्ट दिया ऑडिटर ने, और पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट जब सेशन में होगा तो हो सकता है अपोजिशन पार्टी पूछे क्यों घाटे में जा रहा है कंपनी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में और शेयर होल्डर्स भी करेंगे। अब हर चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज, सिक्के के दो पहलू है, तो डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स अभी जैसे मैंने बताया, ऑटोनॉमी इन नेम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले लो, मानते हैं आजादी है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोप्लेन लाइन में ही है, ठीक है। इन लोगों ने आजकल फ्लाइंग कार्स आ रहा है, पता है, कार्स, फ्लाइंग बुलेट, तो टू व्हीलर भी अभी अपने देखा 18 करोड़ की, इनके पास पूरा दिमाग है, ठीक है। HAL, अभी इन लोगों ने आई थिंक लाइट कॉम्बैट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेजस फाइटर जेट इन्होंने लॉन्च किया, HAL। कितने साल से, 30-40 साल से, आज 30-40 साल में तुम्हारा एप्पल कंपनी कितना कब हुई, 2004 को आई थिंक पहला एप्पल आईफोन आया, 19 साल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया, मोबाइल को, पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दिया ना। और ये 30-40 साल में हम बस एक छोटा सा फाइटर जेट बना। कई बार इल्जाम भी लगता है HAL पे, आप ओवर स्टाफ्ड, 2-2.5 हजार की जरूरत है तो 5 हजार का स्टाफ, मतलब कंपनी को लॉस होता है। सो ऑटोनॉमी नेम है, अच्छा क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पाया, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरफेयर होना ही है, हर चीज में पॉलिटिकल एजेंडा आएगा ही। तुम HAL को मैनेजमेंट का, रिलायंस का मैनेजमेंट दो तो HAL क्या करेगा, डिफेंस के, अच्छा वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो सामने वाला बुलेट आ रहा है तो रडार, उसके लिए आई थिंक DRDO डेवलप करता है, लेकिन HAL ने बोलते ना सिंक्रोनिटी, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज कंपोनेंट्स के साथ टाई अप खरीदना, बहुत सारे चीजें हैं जो HAL इतने साल में करके वर्ल्ड का टॉप एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर बन सकता था। बोइंग तो बन गया ना, बोइंग 747 सब जानते हैं, एयरबस बन गया, फ्रांस का अपन ने रफाले खरीदा, अभी तो अपन छोटे से फाइटर जेट ही बनाए और अपन अभी उसको बेचना भी शुरू किए। सो ऑटोनॉमी नेम है, गवर्नमेंट ने दखलंदाजी नहीं दिया, आजादी से बनाया और टॉप के लोगों से अपॉइंट किया, तो HAL कहाँ से कहाँ बहुत फास्ट पहुंच जाए। अभी जनरेशन, अगला फाइटर जेट ऐसा रहेगा जो हवा में दिखेगा ही नहीं, आजकल ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ गए हैं जहां पे विजुअली वो दिखेगा नहीं, रडार तो ट्रैक करेगा ही नहीं, विजुअली भी दिखेगा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन वैसे ही बनना है। अभी कौन सा जनरेशन फाइटर जेट चल रहा है, 5th जनरेशन, 6th और 7th 8th पे सी कैसे होता है, जब आजकल ऐसे भी जो कपड़े आते हैं जो आपको विजुअली गायब कर दे, आप दिखोगे नहीं उस पूरा कम, आप बोलोगे ये सर क्या बात कर रहे हो, गूगल करना, ऐसे भी शीट्स हैं जो, कुछ ऐसे भी कपड़े या मटेरियल है जिससे उसके अंदर का वो दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट जनरेशन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में छेड़खानी है ना, तुम एटम मॉलिक्यूल्स को बदल दो तो हो सकता है वो पिक्चर वहां से गायब हो जाए, या लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट, अपना बॉडी लाइट से रिफ्लेक्शन में दिखता है बट उसका रिफ्लेक्शन कोई डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो दिखेगा ही नहीं। ये ऑलरेडी मैंने कोई वीडियोस भी देखे हुए थे और साइंटिस्ट इस पे काम कर ही रहे होंगे, धीरे धीरे आगे चलकर ये सब होना ही है, तुमको हवा में प्लेन डायरेक्टली दिखना ही नहीं है, ऐसा भी कर सकते। फियर ऑफ एक्सपोजर, अभी नया है ना रडार, अपन कैसे सरफेस टू एयर हवा में गोली मारते हैं, इसने क्या किया, इसराइल ने क्या डेवलप किया, लेजर बीम से उड़ा देंगे वो लोग प्लेन। लॉजिक समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट जनरेशन बुलेट से ज्यादा लेजर से फाइटिंग होगा अगले 20-30 साल में। लेजर बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फियर ऑफ एक्सपोजर। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। प्रेस क्रिटिसिज्म, पब्लिक क्रिटिसिज्म, इन पे तो ऑलरेडी एचएल पे क्रिटिसाइज होता ही है कि आप लोग ओवर स्टाफ्ड हो, ठीक है ना, इन पे क्रिटिसाइज तो होता ही है। कंपनी कैन, ऑफिशियल्स कैन गेट डिमोरलाइज, ये तो होना ही है ना। मैंने वो पिक्चर नहीं देख पाया, कौन सा था, रॉकेटरी, वो अच्छी मूवी ना शायद, वो आदमी किसका था हाँ, तो इसरो का था। मैं देख नहीं पाया, बट ऑफिशियल को दिक्कत हुआ था, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो फियर ऑफ एक्सपोजर से ये लोग फैसला लेंगे ही नहीं। अभी भी हुआ था ना, अपन कोई चंद्रयान कुछ तो लॉन्च कर रहे थे और फिर वो फेल गया, खुद प्राइम मिनिस्टर थे उस हैदराबाद या कहीं पे, वो फेल गया था ना, या कनेक्ट नहीं हुआ था। फिर वो डर के मारे लोग फिर नया लॉन्च ही ना करें। सो फियर ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। एक तो कोविड की वजह से बच्चों का एटीट्यूड जो हम देख रहे हैं, दे डोंट केयर, उनको फर्क पड़ता नहीं है, रिजल्ट, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ऐसा लगता है। तो आजकल के जो जनरेशन है, दे वांट फास्ट मनी, दे डोंट वांट टू पुट इन द वर्क जो हम लोग का जनरेशन करता है, ठीक है। 9-10 बजे उठेंगे, बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग। सो एक्सपर्टीज कहाँ से आएगा? एक आदमी को 10,000 घंटे, एक अनुमान है कि 10,000 आवर्स के बाद तुमको नॉलेज आता है, समझा? 10,000 घंटे तेरा स्विमिंग का, इट टेक्स 3 years टू बी एन ओलंपिक चैंपियन, तो भी मानेगा, उससे कम में तुम जा ही नहीं सकते ओलंपिक्स। 3 years ऑफ नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, और 10,000 आवर्स जब तुम पूल में दोगे, 6 घंटा दिन में कम से कम, तब जाकर तुम ओलंपिक्स का लेवल तक पहुंचोगे। उतना सेक्रीफाइस करने के लिए लोग तैयार है क्या? मुझे नहीं लगता। इसके वजह से अभी के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो लोग, दे आर गुड बट एक्सपर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट। कमिटमेंट वो चीज है जहां पे आई विल मेक दिस हैपन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कमिटमेंट इतना नहीं रहा। तो कई बार गवर्नमेंट के ऑफिशियल, उनको पता है लॉस में भी जाए तो, बीएसएनएल 50,000 करोड़, एमटीएनएल आई थिंक 50 कर्जे में है, एयर इंडिया 12-14 साल में 2 लाख करोड़ गवा चुका। उसमें से एक आध दो एम्प्लॉय या कुछ एम्प्लॉयज को चिंता होगा, अरे हमने को कॉस्ट कम करने का कोशिश करना चाहिए। जो भी डायरेक्टर होंगे एयर इंडिया के, क्या उन डायरेक्टर में गट्स था लॉस में जा रहा है मैं पगार नहीं लूं? लॉजिक समझ में आ रहा है? मेरे पास उतना सेविंग से घर चल जाए, वो कमिटमेंट और डेडिकेशन जो कंपनी के प्रति करेगा, वो लेजेंड बन जाएगा, बट उतना दिखता नहीं है। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, वही वाली बात है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्यों बार बार एक ही चीज दिख रहा है इंडिया में? आगे तुम्हारा शार्क टैंक के सारे जजेस ले लो, मेजोरिटी आईआईटी और आईएम से। वहां पे गधे को भी वो लोग, कोई गधा भी रहा तो भी जबरदस्त मैनेजर बन के निकलता है, ऐसा ट्रेनिंग है वहाँ। आईआईटी और आईएम्स का स्टाइल ऑफ टीचिंग वर्ल्ड क्लास रहता है। मेजरली आईआईटी आईएम्स, बाकी का भी नाम है, लेकिन प्रोफेशनल व्यू बहुत सारे कॉलेजेस के नहीं है। आप अभी का टीचिंग देख लो, आपका ही कॉलेज देख लो, कितने लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं अपनी ताकत मार्क्स के लिए, कि भाई ज्यादा बोल रहा है मार्क्स में दिखाता हूँ, टीचिंग लगभग जीरो। सो टीचर्स खुद कैपेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स का के कैपेबल बनते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स में उतना कमिटमेंट कि आई वांट टू अचीव दिस इन लाइफ, वो भी कम दिखता है। मेजरली लोग गेम्स में, हमारा जनरेशन देख, लैपटॉप से सब गेम डिलीट, मोबाइल से सब गेम डिलीट, टाइम वेस्ट होने देने का ही नहीं। वो गेम मेरे पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा तब, कि अब क्या किया जिंदगी में, गेम खेला फॉर सम पॉइंट्स और कुछ दोस्तों में फेम के लिए, वी डोंट केयर। हम लोग ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग और जो वो हम कर रहे हैं, जो एक्चुअल वर्क है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो, सो हम लोग, हमारा जनरेशन बहुत कमिटेड है। तुम्हारा जनरेशन में कुछ लोग कमिटेड दिखते हैं, बहुत सारे लोग ढीले दिखते हैं, और बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं गेम्स में, एंड बाय द एंड ऑफ लाइफ दे रियलाइज कि 20-22 साल में कुछ लोग हाई अचीवर्स और बाकी लोग, बिकॉज जो टाइम उन्होंने अपना नॉलेज बढ़ाना था उस टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया। इसलिए
मेरा तो मानना है 1-2 घंटे का गेमिंग, बाकी एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, तब जाकर आगे। और ये जो लैक ऑफ एक्सपर्टीज यंग जनरेशन ये सब फेस कर रहा है, और इससे देश को नुकसान होता है, क्योंकि यंग जनरेशन, यदि हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेटर होना चाहिए, लॉजिक समझ में आ रहा है, हमसे बेटर होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारता है, बिकॉज समझ ही नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। सो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स और डिमेरिट्स।